नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे जगदीप सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता है। जगदीप जी, आपका स्वागत है। और आज पंडित नेहरू, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी पुण्यतिथि भी है। क्या कहेंगे आप? विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका और आपके तमाम दर्शकों का एक मर्तबा फिर से हार्दिक अभिनंदन। आज हम इस देश के उस नेता को याद करने जा रहे हैं जिसने इस देश की उन्नति और प्रगति को एक ऐसा आकार दिया जो आज भी सारी दुनिया कंसीडर करती है। जब पंडित जी की बात आती है तो सबसे पहले मैं विनोद जी आपको ये बड़े विनयपूर्वक बताना चाहूँगा कि उनका आज़ादी की पहली सुबह वो दिया गया वो भाषण, ट्रिस्ट ऑफ डेस्टिनी यानी नियति से एक मुलाकात, आज भी दुनिया भर के जितने विश्लेषक हैं राजनीतिक, वो जब भी बात करते हैं या कोई किसी तरीके का अनुसंधान करते हैं तो उस उनके भाषण को याद किया जाता है। तुलनात्मक ढंग से अगर आप देखें तो मंगलसूत्र, मटन, फिर बात जो है वो मुजरे तक आ गई। तो मैं समझता हूँ कि पंडित जी ने इस मुल्क की तकदीर को बदलने के लिए जो भूमिका निभाई, उसे किसी भी तरह की कोई प्रियम्बल जो है वो नहीं चाहिए और निश्चित तौर पर ये देश उनका ऋणी है। जी विनोद जी। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा कुछ और ही कहती है। देश के विभाजन के लिए और कश्मीर समस्या के लिए उनको दोषी ठहराया जाता है। पहले हम देश के विभाजन की चर्चा करेंगे, हालांकि आज वो दिन नहीं है इस पर चर्चा की जाए, लेकिन आपने शुरू किया है मटन मंगलसूत्र से, तो फिर मैंने सोचा कि आपसे ये भी सवाल पूछा जाए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी सम्मिलित है, वो का कुछ और ही आरोप है, संगीन आरोप है। देखिए विनोद जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये इस मुल्क की विडंबना है, ख़ास तौर से मौजूदा मरकज़ में जो सरकार पिछले 10 सालों से रही और जिस तरीके से इस देश के इतिहास के साथ छेड़खानियाँ हुई, बावजूद उसके इतिहास तो इतिहास है, उसको बदला नहीं जा सकता। आरएसएस की जब बात आती है तो हमें समझना पड़ेगा कि हिंदू महासभा से वो जो सफ़र शुरू हुआ, और वो भी तब जब ये मुल्क आज़ादी के लिए एक बड़ा खूनी संघर्ष जो है वो लड़ रहा था, और जब महात्मा जी की हत्या में आरएसएस के लोगों की भूमिका सामने आई, उसमें आरएसएस के लोग ऑन नहीं करते हैं। नहीं, मैं बताता हूँ, नाथूराम गोडसे को ऑन नहीं करते। मैं बताता हूँ सर, मैं बिल्कुल चाहूँगा आपको बताना। आप कपूर आयोग को पढ़िए एंड यू विल गेट इट। आप तो बेहतर जानते हैं, मैं आपको क्या बताऊँगा। बड़े बाकमाल आप जर्नलिस्ट हैं और बहुत गहरी पकड़ रखते हैं आप तमाम मुद्दों पर। बट मैं सिर्फ अपने एंड से आपको ये इल्तजा कर दूं कि जब आप कपूर आयोग को पढ़ेंगे, देखिए ये वही लोग हैं जो पटेल साहब को तो उनकी तारीफ में तो कसीदे गढ़ते हैं, लेकिन पंडित जी की बात आए, महात्मा जी तक भी उनकी सोच को, उनकी वो उस अहिंसात्मक जो उनका स्टांस था, उस पर भी सवाल खड़े करने वाले ये लोग हैं। लेकिन जब आप कपूर आयोग को पढ़ेंगे तो विनोद जी आप देखेंगे कि किस तरीके से उस ज़माने की अभिनेत्री बिंबा की गवाही लगती है, किस तरीके से सावरकर के जो बॉडीगार्ड थे या जो उनके पीए थे उनका बयान लगता है। और ये टाइम आ जाता है कि देश के पहले गृह मंत्री को आरएसएस को बैन करना पड़ता है, और ये जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं मोरारजी देसाई साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। बाद में उन्होंने किताब भी लिखी इस पर कि उन्होंने क्यों कॉर्पोरेटिव गवाही जो देनी थी, तो उन्होंने जज को कहा कि मैं ये गवाही देने से पहले सावरकर की तरफ वो देखते हैं और फिर उनके वकील को पूछते हैं कि मैं कहूँ या ना कहूँ, और उनका वकील जो है वो इशारा करता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो बताती हैं कि निश्चित तौर पर उसको जुटला सकते हैं कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा कहती है कि टू नेशन थ्योरी में पंडित नेहरू का एक रोल था। वो चाहते थे कि वो भारत का प्रधानमंत्री बने और मजबूरी में पाकिस्तान को बनाया जाए, जिन्ना उधर चले जाए, इधर की कमान। ये सवाल है। देखिए, मैंने पहले कहा आपको कि इतिहास के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है जब आप उसे अपनी सहूलत, अपनी सुविधा और अपने सियासी फ़ायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करते हैं। विनोद जी देखिए, इसमें दो बातें हैं। सबसे पहली तो बात, ये वो लोग हैं जिनको तो इस देश के तिरंगे
पर भी आपत्ति थी। ये 3 रंगों पर सहमत नहीं थे। जब पटेल साहब ने सख्ती से बोला कि हम तो त्रिमूर्ति की सभ्यता को मानने वाला देश है, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानने वाले देश हैं, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अशुभ है। अदरवाइज भगवा झंडे को, इस देश का झंडा जो है वो मानने वाली ये आरएसएस वही जमात है जिसने 52 सालों तक अपने मुख्यालय पर देश का राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। और जब आप इनसे पूछेंगे तो सुनिए इनके क्या किस तरीके के ये जवाब देते हैं। फ्लैग नाम्स होते हैं, मैं बताता हूँ ना, वो ये कहते हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया क्या कहते हैं। अब मैं एक साधारण एग्जांपल देके बताऊंगा विनोद जी। अपने बचपन को हम देख लेते हैं, जब हम स्कूलों में पढ़ा करते थे 26 जनवरी के दिन, 15 अगस्त के दिन, तमाम वो राष्ट्रीय दिवस जब हम मनाते थे तो झंडा फहराया जाता था। दरअसल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के 3 अलग अलग क्लासेस हैं जो ये कहते हैं, निश्चित करते हैं कि कहीं पर भी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए। पर इसका ये मतलब कतई नहीं था कि आप तिरंगा फहरा ही नहीं सकते। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा तो फहराया नहीं। जब 3 युवक इनके वहाँ नागपुर मुख्यालय में चले जाते हैं, तिरंगा फहरा देते हैं, एक तरह का वो डिस्गाइज करके उनको, तो उनके खिलाफ FIR कर देते हैं। फिर जब हाय तौबा मचती है देश में तो उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास इतनी ताकत थी उस वक्त उसके खिलाफ FIR कर सकते थे। और दूसरा बड़ा सवाल, आप पंडित जी के व्यक्तित्व को डिफेंड करते हुए एक चीज़ भूल रहे हैं कि पंडित नेहरू ने ही गणतंत्र दिवस की परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के योगदान को लेकर के उनको आमंत्रित किया था। मैं फिर से दोनों सवाल, मैं दोनों पे आता हूँ। पहले देखिए, आपने कहा कि क्या वो इतनी पावर रखते थे कि वो FIR करा देते। ये तो हाथ कंगन को आरसी, क्या आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, FIR नंबर 196 है नागपुर में, नागपुर के कोर्ट में ये मामला दर्ज हुआ और ये RSS ने ही करवाई। और उसके बाद उन्होंने फिर वापस भी लिया जब लोगों ने इसको कंडेम करना शुरू किया। दूसरी बात, ये पंडित जी का बड़प्पन था और शुरू से रहा है, क्योंकि पंडित जी देखिए गांधीवादी विचारधारा के थे। महात्मा गांधी, अब देखिए मैं आपको यहाँ एक और बात बताता हूँ, आप तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि इतिहास को कैसे तोड़ते मरोड़ते हैं। जब ये मुल्क आज़ाद हो रहा था, जब 2 मुल्कों में बट रहा था, तो उसके पिछली कहानी को तो आप देखिए। पहली मर्तबा सिंध की असेंबली में भारत पाकिस्तान विभाजन का प्रस्ताव आता है। वहाँ पर कौन बैठा था? इन्हीं के वैचारिक पुरोधा। वहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो सरकार में थे, चाहे सिंध की बात हो, बंगाल की बात हो। तब जब ये पहली बार मुस्लिम लीग ये लेकर आती है प्रस्ताव, ये तो उसका बाइकाट तक नहीं करते। ये वो लोग हैं, ये इतना भी नहीं कर पाए कि उठकर बाहर चले जाएं, और आज ये बात करते हैं भारत पाकिस्तान के विभाजन की। और दूसरी बात, महात्मा गांधी जी के योगदान को आप इससे बड़ा क्या मैं आपको एग्जांपल दूं? मैं पंडित नेहरू की बात नहीं, बात तो फिर वही आई ना, विभाजन पे तो फिर गांधी जी का भी जिक्र करते हैं ये। चलिए पंडित जी पर आते हैं। लेकिन ये वही हमारे नेता जब बाहर जाते हैं विदेशों में तो गांधी जी की मूर्ति के आगे नतमस्तक होते हैं, चाहे मन से ना हो लेकिन होना पड़ता है, होते हैं। अब बात आती है पंडित जी की। देखिए, पंडित जी के किरदार को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि पंडित जी ने अपने कार्यकाल में किस बड़े बाकमाल दृष्टिकोण के साथ इस देश को आकार देने की कोशिश की। भाखड़ा नंगल डैम से शुरू हो जाइए, IIIM की बात कीजिए, तमाम तरह के वैज्ञानिक संस्थानों की बात कीजिए, शैक्षणिक संस्थानों की बात कीजिए, ऊर्जा संसाधनों की बात कीजिए। ये वो नेता हैं हमारे देश के जिन्होंने अपने जीवन में इस देश की उन्नति का एक नया अध्याय लिखा। और आप इन्हें रामधारी सिंह दिनकर की नज़रों से देखिए जरा, राष्ट्रीय कवि थे, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई क्रेडिट वहाँ पर दिया, तो मैं बता रहा हूँ ये इनका किरदार था, नेताजी पंडित जी का किरदार था। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, आप अपने इतिहास, पहली तो बात, इतिहास में बगले वो झांकता है जिसका वर्तमान नहीं होता। और दूसरी बात, ऐसी जमात क्यों इन्होंने, मुझे बताइए, हिंदू महासभा को तोड़ा? क्योंकि गांधी जी की हत्या में नाम आया। क्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी छोड़कर चले गए सावरकर साहब को? और सावरकर साहब का आप जरा किरदार तो देखिए, 7 मर्तबा माफी मांगते हैं ये, और आज ये खम ठोकर कहते हैं कि वो काला पानी की सजा है कि काली पानी। हाँ, बीजेपी के लोग कहते हैं कि मैं वही बता रहा हूँ, काला पानी गए। देखिए वहाँ पर काला पानी में शहीदों की एक बड़ी जमात है। आज भी आप अब देखिए कंगना रनौत वहाँ जाकर किस तरीके का पॉलिटिकल ड्रामा करती हैं। लेकिन जरा आप ये भूल जाते हैं कि ये वही सावरकर थे जिनको मैं माफ़ी वीर सावरकर कहना पसंद करूँगा। 6 मरतबा तो गोरों से माफ़ी मांगी। जब ये मुल्क आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, ये अंग्रेजी सेना में लोगों को भर्ती करवा रहे थे।
जो गोडसे को बंदूक मिली वो उसके भाई ने हासिल की, जिसको भर्ती करवाया था सावरकर ने। कैसे भूल जाएंगे आप इन चलिए, चीजों को? कश्मीर को लेकर के आपका क्या जी। कहना है? देखिए, पीओके बना, उसकी वजह क्या थी, और कश्मीर को जिस तरीके से बीजेपी के लोग कहते हैं कि मिसहैंडल किया गया, हैंडल नहीं, मिसहैंडल किया गया, वो पंडित नेहरू को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। विनोद जी, मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अपने इस मंच से एक ऐसे सुलगते हुए सवाल पर बात करने के लिए मौका दिया जिस पर मैं चाहता हूं कि भ्रम की स्थिति जो है वो हटनी चाहिए। अब थोड़ा सा ज़रा इस बात को गहराई से देख लेते हैं। पहली तो बात, जब ये भारत जो है, भारत बना, 535 या 32 रियासतों को जोड़ा गया, उस वक्त दरअसल स्थिति ये थी कि 4 से 5 ऐसी रियासतें थी जिनके पास अपनी सेनाएं थी, अपना तामझाम बहुत बड़ा था और बड़े राज्य थे, जिसमें आप हैदराबाद को गिन लीजिए, मैसूर को गिन लीजिए, राजस्थान को गिन लीजिए, जम्मू कश्मीर को गिन लीजिए। मैं आपको बताऊं कि महाराजा साहब के एक गुरु हुआ करते थे, और ये बात मैंने पहले भी एक बार बोली जिसे भाजपा के प्रवक्ता ने झुठलाया, पर मैं आपको वो खत दिखा सकता हूँ तत्कालीन प्रधानमंत्री काक साहब के, जो लंदन की लाइब्रेरी में पढ़े हैं। उसमें उन्होंने ये माना कि महाराजा साहब को ये बताया गया था कि आप एक ऐसे राज्य के राजा होंगे जिसकी सरहदें बहुत दूर तक होंगी, तो एक डोगरिस्तान का विचार उनके जहन में था। जब लॉर्ड माउंटबेटन उनके पास पहुंचे तो उन्होंने पेट दर्द की बात की और उनसे नहीं मिले। उसके बाद वो सेवियर ऑफ कश्मीर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को सलाम है, जिन्होंने कश्मीर को उस दौर में बचा लिया। फिर आती है समझौते की बारी। देखिए, 15 अगस्त 1947 और 26 अक्टूबर, ये जो वक्फा है, उस वक्फे में जम्मू कश्मीर एक अलग देश था, पहले तो ये समझना होगा। दूसरा ये इल्ज़ाम हम पर ये लगाते हैं कि देखिए जी, नेहरू जी ने पटेल साहब से जम्मू कश्मीर जो था वो ले लिया था। मैं आपको बताता हूँ, जब हार्ट अटैक के बाद गांधी जी की मौत का सदमा जब पटेल साहब को लगा, तो वो उस वक्त जो है एक हिलिंग स्टेशन पर आराम फरमा रहे थे, और एक खत उनका है जिस खत में वो कहते हैं, लिखते हुए, वीके मेनन और उनका जो संवाद होता है उसमें वो कहते हैं कि लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये खत उनसे लिखवाया गया था दबाव बनाकर। ऐसा तो आप मुझे बताइए, पटेल साहब पर दबाव बनाएगा कोई मतलब बात का कोई आधार तो हो। पटेल साहब की बात कर रहे हैं आप, सरदार साहब कहा जाता है जिन्होंने 535 रियासतों को एक गुलदस्ते में बांध दिया। आज नहीं, आपके हाथ से पटेल को अरे विनोद जी, छीन लिया गया। विनोद जी, ये तो देखिए, मैं यहाँ पे फिर बात थोड़ी सी, मुझे चाहूँगा मुझे आप थोड़ा सा वक्त दें। ये तो ये भी कहते थे कि पटेल साहब और नेहरू जी के रिश्ते खराब थे। मैं एक और खत बता देता हूँ। जब गांधी जी की हत्या हुई तो वो इतने आहत थे कि उन्होंने रात को मन बना लिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि वो गृह मंत्री थे। इतने में, क्योंकि तब रिवाज था खतों का, और पास पास बगल बगल में थे दिल्ली के अंदर, इतने में पंडित जी का एक खत आता है पटेल साहब को, जिसमें वो कहते हैं कि अब तो महात्मा जी भी चले गए, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपकी सरपरस्ती में मैं चाहता हूं ये देश आगे बढ़े। तो पटेल साहब रो दिए थे, उनकी आंखों में आंसू थे, और उन्होंने वो खत जो है फाड़ दिया। अब मैं आता हूं उस खत पर। उस खत में वो कहते हैं कि 1.5 साल, देखिए कितना बड़ा झूठ बोलते हैं कि भाई 4 दिन और लड़ाई चलती तो जी पाकिस्तान वो भी हमारा होता। देखिए 1.5 साल युद्ध चला। अब मैं बताता हूँ, मेजर मुथैया थे जो हमारी सेना को लीड कर रहे थे। अब आप नाम से ही समझ सकते हैं कि वो दक्षिण भारतीय थे। अब ऐसे माहौल में वो महीना अक्टूबर नवंबर, आज भी आप चले जाइए कश्मीर में, आप तो अंगीठी या कहीं किसी कमरे की हदबंदी से बाहर नहीं आ सकते, इतनी ठंड होती है। हमारी फौज लड़ी। और एक छोटा सा सवाल, क्या हमने कॉन्कर किया था कुछ, किसी हद तक पहुंचे थे? बिल्कुल। फिर वहां पर यूनिलैटरल सीज फायर कर देना कितना उचित है? मैं वही ये सवाल बार बार उठते हैं, मुझे भी नहीं अच्छा लगता बार बार पूछूं, लेकिन जब ये चर्चा होती है यूनिलैटरल सीज फायर और फिर यूनाइटेड नेशन में, मैं बिल्कुल विनोद जी, ये सवाल जरूर मैं सिर्फ आपसे एक विनय करूंगा कि ये दरअसल मामला बहुत बड़ा है, तो मैं मुख्तसर शब्दों में रखूंगा। हाँ, मुख्तसर शब्दों। तब भी 3 से 4 मिनट मुझे लगेंगे इसको पूरे को समेटने में। मैं आ गया उस बात पर जो मैंने अभी आपको बताया कि पटेल साहब ने ये माना कि अब इस लड़ाई को और नहीं खींचा जा सकता, हमारे पास रीइंफोर्समेंट नहीं है। दूसरा इल्ज़ाम कि आप यूएन में चले गए। अरे भाई, जब 3 देश हों, 3 देश, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और भारत, तो आप कहाँ जाएंगे? पड़ोसी के घर जाएंगे? यूएन में जाएंगे? अब तीसरी बात,
जो गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है जनाब, तब गिलगिट स्काउट हुआ करता था जिसको अंग्रेज चलाते थे और मेजर ब्राउन थे उसके करता धरता। मेजर ब्राउन ने बिना एक गोली चलाए पाकिस्तान की झोली में डाल दिया गिलगिट बाल्टिस्तान। वहाँ के तहसीलदार को एक हफ्ता लगता है पहुँचने में, और बाद में पाकिस्तान उन्हें सिताराए पाकिस्तान का अवार्ड देता है जी, क्योंकि उन्होंने वो उनको दे दिया। अब आ जाओ पीओजे के इस इलाके में, थोड़ा सा इसको लेता हूँ। देखिए जो पीओजेके का ये इलाका पुंछ, मुजफ्फराबाद और जो उत्तरी दक्षिणी कश्मीर है, इसमें दरअसल उस दौरान एक अफवाह फैली। ये मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ। अफवाह ये फैली कि महाराजा साहब ने कुछ ऐसे टैक्स लगा दिए हैं जो सिर्फ मुस्लिमों पर लगे। ये अफवाह थी। इब्राहिम खान उनको लीड कर रहे थे। ये सशस्त्र विद्रोह बना और इसी विरोध को हवा देने के लिए, क्योंकि जिन्ना तो गिद्ध जैसी आंख लगाए बैठे थे, उन्होंने कभी पाकिस्तानी फौज को कबीलियों के भेष में लियाकत अली की सरपरस्ती में भेजा जी। अब जब वो फौज वहां आती है, ये बिफोर यूनिलेटरल, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, उससे पहले की बात बता रहा हूँ। हाँ, अब देखिए उसमें स्थिति क्या बनती है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वहां पर हुआ क्या था और ये बताते क्या है। वहाँ पर एक शेरवानी साहब हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आप यकीन करेंगे 19 साल का लड़का शेरवानी जो कबायली आए, उनकी 3 टुकड़ियों को अलग अलग हिस्सों में बंटवा कर बड़ी दिमाग बड़ी चालाकी से उसने भारतीय फौज के हवाले कर दिया। आखिर में वो पकड़ा जाता है, उसको जनाब चौराहे पर खड़ा करके क्रूसीफाई किया जाता है, उसके माथे पर गद्दार लिखा जाता है टीन के पत्थर पर और कीलों से ठोक दिया जाता है। वो पहली शहादत थी एक हीरो की इस देश के नाम, जिस पर बात नहीं होती है। फिर आते हैं शेख अब्दुल्ला साहब पर। ये अक्सर कहते हैं एक शेख अब्दुल्ला ही थे जो उस वक्त जम्मू कश्मीर को भारत के साथ विलय के लिए सहमत थे, और ये शेख अब्दुल्ला ही थे जो 1000 से ज्यादा लोगों को टार्चे लेकर खड़े थे जब पहला डकोटा जहाज हमारा उतरा जी। वो तो पहुंच गए थे 25 मील अंदर। मान लिया जाए शेख अब्दुल्ला को अपीज करने के लिए ही 370 और फिर उसके बाद नहीं, उस पे भी आते हैं। बिल्कुल बड़ा बाकमाल सवाल है। बिल्कुल सवाल देखिए अपीज किया, वो चाहते तो पाकिस्तान के साथ जा सकते थे, मैं अभी जवाब देता हूं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो नहीं गए। 1000 टार्चें थी, इसलिए उनको अपीज करना जरूरी था, गला घोटना जरूरी था। बहुत बेहतरीन सवाल। अब देखिए यही तवक्को है आपसे, जो आपका कद है। अब इसका उत्तर सुन लीजिए। अगर अपीज करने की बात होती तो करण सिंह साहब को आगे करके, जब नेहरू जी को ये लगा कि शेख अब्दुल्ला जी का जो है इंटरेस्ट पाकिस्तान की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, तो दोस्ती को रखा एक सिरे पर और शेख अब्दुल्ला साहब को भेजा। दोस्ती थी बड़ी। देखिए क्यों नहीं होती, बड़ी जबरदस्त दोस्ती थी। पंडित जी का देखिए, पंडित जी का जो पिछला अगर आप पारिवारिक इतिहास देखेंगे तो वो कश्मीर से जुड़ा है, और क्यों ना हो। मुझे बताइए एक ऐसे नेता से जो भारत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय चाहता हो, पहली तो ये बात। अब देखिए वही पंडित जी थे जिन्होंने शेख अब्दुल्ला साहब को, जब उन्हें लगा कि ये इनका उनको एक तरह की गलत फहमी मैं समझता हुई, जिसको बाद में स्वर्गीय 14 साल तक अंदर रखा। वो चलिए वो उस पर नहीं मैं जाऊंगा, मैं मुद्दे पे आऊंगा। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को जब ये समझ में आया, जब उनके बयान छपे विदेशी अखबारों में, और जब उनके उस वक्त सुर भी बदले, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने देखा इंदिरा जी जिनको गूंगी गुड़िया कहा जाता था, कहीं ऐसा तो नहीं है जगदीप जी, कहीं ऐसा तो नहीं, आपने कहा कि घनिष्ठ मित्रता थी दोनों में, पृष्ठभूमि भी कश्मीर की थी, मैं उसी कहीं यही तो नहीं है, उसी की वजह से नहीं सर, मैं वही पे आ रहा हूँ ना। अब मुझे आप 1 मिनट दीजिए ताकि मैं बात तो क्लियर कर दूं। देखिए घनिष्ठ मित्रता को तो आप एक तरफ रख दीजिए, मैं पहले बोल के हटा, हैदराबाद में क्या हुआ, मैसूर में क्या हुआ। अब ये राज्य है जिसका महाराजे, हमारे जो महाराजा हरि सिंह थे, उनका राइट भी था, वो जाएं या ना जाएं उन्होंने तय करना था, लेकिन प्रैक्टिकली वो जो था पॉसिबल नहीं था। अब अगर देखिए सदर रियासत, वजीर आजम, इलेक्शन कमीशन की पावर, आपके सुप्रीम कोर्ट की पावर्स किसने अप्लाई की, किसने 1965 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में एक छोटा सा सवाल जी, क्या दोस्ती घनिष्ठ मित्रता की वजह तो नहीं थी कि सरदार पटेल से ये वाला कश्मीर अपने पास रखा अरे विनोद जी आप एक बात बताइए, फिर मुझे ये कहना पड़ेगा कि पंडित जी ने उस दोस्ती को एक तरफ रखते हुए करण सिंह की अगुवाई में शेख अब्दुल्ला को दरकिनार कर दिया, जब उनको जरा सा भी लेश मात्र शंका हुई कि इनका कोई पाकिस्तान प्रेम जाग रहा है, तब तो लिहाज नहीं किया। लेकिन कहते हैं कि पंडित नेहरू और हरि सिंह के साथ अच्छे संबंध नहीं थे।
कहते तो ये भी है हाँ, कि पंडित अच्छे संबंध मैं नहीं थे बताता और हूं, इसलिए उनको यहाँ आने की अनुमति नहीं दी गई। क्यों नहीं आए? पंडित जी आए जब उनको लगा कि जाति होगी, पंडित जी आए, लेकिन हरि सिंह जी को नहीं आने ये दिया। पता है क्या, ये मैं वही कह रहा हूँ, हरि सिंह जी को नहीं आने की बात है। मैं बताता हूँ, कहा तो ये भी जाता है कि पंडित जी को इतनी घिनौनी बात की जाती है कि उनको थप्पड़ रसीद किया गया। कहा तो ये भी जाता है कि उनको वहां पर जब वो पंजाब वाले इलाके से आ रहे थे तो उनको बैन कर दिया गया। तो ये झूठी अफवाहें हैं। देखिए, मोदी जी ने अपने आखिरी अभिभाषण में, लेश मात्र शंका तो आपको भी होगी, किस बात की? पंडित नेहरू को गुस्सा तो होगा, कोई राजा नहीं, इंसल्ट कर रहे हैं। एक बात बताइए, पंडित जी क्या अपने घर में कुछ लेकर आ रहे थे? मुल्क के साथ जोड़ रहे थे ना देश को, तमाम रियासतों को। तो उस पर भी अगर कोई सवाल उठाए तो आप मुझे बताइए। लेकिन दोस्ती भी थी ना। नहीं, एक मिनट देखिए, मैं फिर आप दोस्ती, देखिए, नहीं देखिए, आप ये बार बार दोस्ती की बात कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जो व्यक्ति उस दौरान जब महाराजा साहब जम्मू आ जाते हैं सारा अपना तामझाम लेकर, जो व्यक्ति जेल से निकलने के बाद वहाँ खड़ा होता है, पीपल कॉन्फ्रेंस बनाता है, पहले पीपल कॉन्फ्रेंस बनी जिसको इन्होंने बाद में फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पहले मुस्लिम बनी, फिर उससे पहले पीपल कॉन्फ्रेंस बनी, यही बता रहा हूँ। उसमें सिख भी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सब एकजुट खड़े हो गए और हिंदुस्तानी फौजी बूट को कश्मीर की धरती पर उतारने में मदद की, जिसके बाद खदेड़ा गया कबालियों को। उनके उन योगदान को हम कैसे भूल जाते हैं? कैसे भूल जाते हैं हम उस 19 साल के शेरवानी के योगदान को, जिसके माथे पर लिखकर लगा दिया तू गद्दार है? कैसे भूल जाते हैं हम बारामूला में उन वहशी दरिंदों के किए गए बलात्कारों को? तो देखिए, इस चीज को समझना पड़ेगा। जम्मू 13 जुलाई 1931 को रिवोल्ट हुआ था महाराजा के खिलाफ जी। शहीदी दिवस मनाते रहे, आपके चीफ मिनिस्टर भी मज़ारों पर जाकर के माथा टेकते रहे। देखिए, मैं फिर से कहूँगा, आपको इस देश और इस प्रदेश के पुराने ऐतिहासिक तथ्यों को खंगालना पड़ेगा, तब बात समझ में आएगी। आप इसे फिर से देखिए। एक बात जो यहाँ का, देखिए, शेख अब्दुल्ला साहब की लड़ाई किस बात की थी? चलिए उन पर ही आ जाते हैं। उनका तो यही था कि लैंड रिफॉर्म आए, जो जागीरें कुछ एक समुदायों को दी गई हैं वो उनको बटे जो गरीब किसान। असल में मकसद उनका ही था कि अब्दुल्ला खानदान ही जम्मू कश्मीर में राज करे। तो मुझे बताइए, फिर अब्दुल्ला खानदान ने उस एक लंबे अंतराल में जेल में बैठ के राज किया, जब नेहरू जी को लगा, मैं फिर वही बात करूंगा, शुरुआती दौर में। तो भाई मुझे आप एक बात बताइए विनोद जी, जो पढ़े लिखे शेख अब्दुल्ला थे, जिनको कश्मीर की जनता तस्लीम कर रही थी, जिनके कहने पर जम्मू कश्मीर और खास तौर से कश्मीर का बहुसंख्यक समाज एक नॉर्मल टीचर की फैमिली इतनी ग्रो कैसे कर जाती है? आज मुझे बताइए कितनी संपत्ति है फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के पास। वो एक अलग सवाल है, उस पर जब जाएंगे। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जब हम उस पर बात करेंगे कि फारूक, आपने लगा दी ना ईडी, लगाई है ना, पर कोई जवाब दे मुझे। आज जब आप देखिए, मैं ईडी लगाने वाला कौन होता? मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ विनोद जी। अब देखिए ना, समझिएगा जरा, देखिए आप एक बार क्रोनोलॉजी को देखिए। ईडी लग गई, बहुत अच्छी बात है, लगनी भी चाहिए। कोई गड़बड़ झाला हुआ है तो उस पर माकूल सजा भी मिलनी चाहिए। जब माफ़ कीजिएगा, हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री और बाद के प्रधानमंत्री गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, ये गुजरात क्रिकेट क्लब के प्रधान बनते हैं, अमित शाह वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। जैसे ही ये प्रधानमंत्री बनते हैं, अमित शाह प्रेसिडेंट बनते हैं और जय शाह को पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब इसके बाद का घटनाक्रम देखिए, मैं बताता हूँ आपको। आपने बात की ना फारूक अब्दुल्ला की, आप सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे। इसी पे आते हैं, जरा देखिए, पंडित नेहरू पर ही कंसंट्रेट करें। चलिए, आप लेके आए हैं तो मैं बताना चाहता था। मैंने कहा कि पैसा 800 करोड़ रुपया खर्च करके पटेल साहब के नाम पे बने स्टेडियम को जीते जी मोदी जी ने अपने नाम किया। और फिर पहली मर्तबा इस देश ने देखा कि जब करोड़ों की तादाद में क्रिकेट का मैच चल रहा होता है, लोग देख रहे होते हैं, तो ये वहां पहुंच जाते हैं। और आपने बीजेपी के आपके विचारधारा ने अपीज करने के लिए अब्दुल्ला खानदान को या कश्मीरी हुक्मरानों को अपीज करने के लिए जम्मू के साथ कितना अन्याय किया। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी की बात करेंगे हम, महिलाओं को राइट तो मिले थे, लेकिन लंबे संघर्ष के बाद गोरखा बरादरी की, वाल्मीकि समाज की बरादरी, आपने उनको तो कहीं ना कहीं दबाया, उनका गला तो दबाया, सिर्फ और सिर्फ टनल के उस पार के लोगों को अपीज करने के लिए। अब मैं चाहूँगा इस पर भी मैं कोशिश करूँ कि जो एक समुचित उत्तर है कमतर शब्दों में दूँ। पहली तो बात, बार 35A की बात होती है, समझना ये पड़ेगा कि वो हमारे संविधान का हिस्सा ही नहीं है। और ट्राई टू गेट इट कि उस वक्त की परिस्थितियाँ क्या थी। उस वक्त प्रायोरिटी ये थी कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बने।
और देखिए किस मोमेंट पर बना, जब वो 25 मील के दायरे में रहे ये कबायली। और दूसरी बात विनोद जी, 5 अगस्त 2019 तक ये खींचा, जिसको आप ही के नेता कहते थे घिसते घिसते घिस जाएगा, घिसा ही नहीं। एक बात विनोद एक जी, हिम्मत नहीं, माफ कीजिएगा, हिमाकत नहीं कर पाए। और आप भी जानते हैं, आप सहाफी भी हैं, आपको भी पता है कि पूरी तरह डिल्यूट हो चुका था 370। वही तो फिर बता- कौन सा डर था, कौन सा भय था, कौन सा डर था? क्या भय था वो बताता हूँ। पहली तो बात, जिस अनुच्छेद का पहला सबसेक्शन ये कहता हो कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उस पर तो बात होनी नहीं चाहिए थी। दूसरी बात, डर किस बात का था? डर था जमीनों का, डर था नौकरियों का, और वही आज हुआ। थाली और ताली बजवाने वाले लोग जवाब दें। आज जो खनन माफिया, आज जो शराब माफिया, आज जो लैंड मैं आपको ग्रैबर बार माफिया बार यहाँ बैठा कहता हूँ है, कि आपके लोग बाहर इसी माफिया का हिस्सा है। आपके लोग बाहर भी मकान ले रहे हैं। कश्मीरी शॉल्स एम्पोरियम कहाँ नहीं है, किस मेट्रो सिटी में नहीं है? आप चलें अब तो मैं अच्छा है, उसका जवाब देता कोई हूं। यहाँ पर आए तो आप अच्छा है। उसमें एक देखिए, साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, जब ट्रांजिशनल शब्द जुड़ा था ना इस अनुच्छेद की, जब शुरुआत हुई नागालैंड से, अब तब से देखिएगा, हिमाचल प्रदेश की बात कीजिए आप, नागाज की बात कीजिए आप, जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, एक जो प्रावधान हमें ये तय करने में मदद करता था। देखिए, प्रवासी भारतीय भी तो भारत का हिस्सा है, हमारे ही इस देश के नागरिक हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो मूर्ति खुद ओदे मुंह पड़ी है वो किसी की क्या सुनेगी? जब आप बेरोजगारी में नंबर 1 हो, जब आपके यहाँ पेपर लीक होते हैं, जब आपके यहाँ भ्रष्टाचार सिर चढ़कर बोलता है, तब आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए, नरसिम्हा राव की सरकार ने, अब माफ कीजिएगा, कितने लोगों ने कश्मीर में जगह ले ली जरा बता दीजिए मुझे। बहुत सारे लोगों ने लिया। आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा, फिगर जब आएगी तब आपको पता चलेगा। वो लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए की सब्सिडीज खाने के लिए वहां पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स के नाम पर तमाशा किया। आप कुछ और सवाल पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था कि पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, पीओके इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। अब उस पे भारतीय जनता पार्टी टाल क्लेम कर रही है कि हमें करने की कोई जरूरत नहीं, वो खुद ही हमारे साथ मिल जाएंगे। बहुत बहुत उम्दा सवाल है एक मरतबा फिर। देखिए, अब इस बात पे जरा थोड़ा सा संजीदगी से बात करते हैं। जिस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया, ये आरोप लगता है वो आपकी देन है। नहीं देखिए, पंडित नेहरू की देन है। क्या बात है जी, जब इतना हिस्सा हमने ले लिया, जब 1.5 साल लड़ाई को खींच लिया, जब आप मुझे बताइए बिना गोली चलाए वो मेजर ब्राउन उनकी गोदी में डाल गया, तो उस पर ये बात करना बनता नहीं। दूसरी बात देखिए विनोद जी, समय का मैं जल्दी मैं नक्शल में खत्म करूंगा। देखिए थोड़ा क्या तरीके हैं हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ। 2 ही तरीके। एक, आप युद्ध लड़िए, युद्ध लड़िए, किसी ने आपको रोका नहीं है। चाहे आप न्यूक्लियर पावर दोनों देश हो, कोई दिक्कत नहीं, आप लड़िए। वो आप लड़ना नहीं चाहते 10 सालों से, कोई भी नहीं लड़ना चाहता। मणिशंकर अय्यर मना करते हैं, उनको छोड़िए। मणिशंकर अय्यर, सैम पित्रोदा, बल्लभ, तीसरे चौथे, ये चले हुए कारतूस हैं, इनको छोड़िए। आप बात कीजिए हमारी पार्टी के उन नेताओं की जिनके दम पर ये पार्टी जो है आज सर उठाकर खड़ी है। दूसरी बात, मैं फिर आना चाहूँगा, सवाल ये है, एक तरीका तो युद्ध है, दूसरा तरीका क्या है? विनोद जी सुनने वाली बात है, क्या तरीका बताइए? दूसरा तरीका है कि वहां पर पहले से महंगाई की मार झेल रहे लोग जो हैं परेशान हैं, हलकान हैं, दुखी हैं, आप उनका भरोसा जीतिए। अरे आप तो उन 14 करोड़ मुस्लिमों को ये कहते हैं कि वो तो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, वो तो पहनावे से पहचाने जाते हैं, वो तो आप उनको संभाल नहीं पा रहे। बात लंबे खिंच जाएंगे, आप पर भरोसा फिर क्यों मैं करें? वही कुछ बताएं और मुझे सवाल पूछूंगा, लंबी खिंच जाएगी, समय नहीं है। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।